ओके जी, वेलकम बैक। अच्छा, सो आई वाज टेलिंग यू कि ये आपने याद रखना है कि 20% को मैं कहता हूँ किसके बराबर है जी? 20% है 0.2 के बराबर। ठीक है। अच्छा, और ये 0.2 है। और 40% किसके बराबर है जल्दी से जी? कि ये 0.4 के बराबर है। सॉरी, 40% 0.4 के बराबर है। बट व्हाट अबाउट 10%? 10% मैं कहता हूँ यार 0.1 के बराबर है। लेकिन जैसे ही वो 0.8 लिखा होता है वैल्यू, तो हम गलती से ये जो 8% को हम 0.8 लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये आपने लाजमी याद रखना है कि 0.8 इज इक्वल टू 0.08%, और सॉरी 0.08। 80% जो है वो 0.8 के बराबर होता है। तो ये जल्दी में ये मिस्टेक हो जाती है कि हम पॉइंट्स को शिफ्ट नहीं करते, न्यूमेरिकल्स हैं, बस एहतियात कीजिएगा। वैसे इतना मतलब इतना कॉम्प्लेक्स चीज देते नहीं है, बट आपने ये लाजमी याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे 79.2% का क्या मतलब है कि मैंने जो $1 लगाया है, उस $1 के बदले मेरा जो काम हो रहा है वो 79.2 सेंट है। ठीक है। या मैं कहूँ मैंने ₹100 का जो काम किया है, उसके बदले एक्चुअल में मैंने जो आउटपुट लिया है वो 79.2 है, ₹100 लगा के। ठीक है जी। सो ये आपने अपने माइंड में जरूर रखना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और इसको जरा एक और लैंग्वेज में अगर मैं पढ़ूं, अगर मैं ये देखना चाहूं कि मैं टाइम वाइज कैसा जा रहा हूं, टाइम वाइज, तो उस केस में हम स्केजुअल वेरिएंस को देख रहे होते हैं। ठीक है। आर वी अहेड और बिहाइंड, ये मुझे अगर चेक करना हो टाइम वाइज, तो मैं स्केजुअल वेरिएंस से इस चीज को कैलकुलेट करता हूँ। लेकिन अगर मैंने अपनी टाइम की एफिशिएंसी देखनी है कि पर आवर मैं कितना काम कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स के मैं अपने टाइम को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहा हूँ। अगर 1 के बराबर है तो मैं 100% एफिशिएंसी पे हूँ। अगर 1 से कम है तो मैं इसका मतलब है कम एफिशिएंट हूँ, और 1 से ऊपर है तो मैं ओवर एफिशिएंट हूँ। इसी तरह अगर मैं कॉस्ट वाइज में कैसे कर रहा हूँ, अगर मैं अंडर बजट या ओवर बजट देखना है तो मुझे कॉस्ट वेरिएंस से पता चलेगा। लेकिन मैं अपना पैसा कितना एफिशिएंटली यूज कर रहा हूँ, जैसे अभी आपने देखा कि मैंने 79 रुपीज लगा के, सॉरी 100 पीस लगा के और 79 रुपीज का काम किया, तो ये कोई एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। मैं कितना अच्छी एफिशिएंटली अपने फंड्स को यूज कर रहा हूँ, वो मुझे पता चलता है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स से। ये लैंग्वेज जानना इसलिए जरूरी है कि आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में बाज़ दफा ऐसा है, हाउ एफिशिएंटली यू आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि जब एफिशिएंसी, तो आपने कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना है या सीपीआई का, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग जल्दी से खुद देख लीजिएगा, मैं अभी बस इसको स्किप कर रहा हूँ। आई वांट कि मैं थोड़ा सा जो अर्नड वैल्यू एनालिसिस का दूसरा पार्ट है मैं वो भी एक दफा टच कर लूँ। सो अर्नड वैल्यू हो गया, प्लान वैल्यू हो गया, और यहाँ से आप कॉस्ट वेरिएंस, कैजुअल वेरिएंस और ये सारी चीजें निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये भी एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को भी आपने खुद करना है। अभी मैं इसका डाटा आपको शो करूंगा और आपने अपने तौर पे इस रिकॉर्डिंग को पॉज करके जरूर करना है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई साइंस नहीं है। ये एक फुटबॉल ग्राउंड है और इस फुटबॉल ग्राउंड की 4 वीक्स में आपने इसकी फेंसिंग करनी है, चारों साइड में फेंस लगानी है। वीक 1 में जो बजट हमने वीक 1 के लिए लगाया हुआ है वो एस्टिमेट किया हुआ है या अप्रूव किया हुआ है 11,500 है। दैट मीन्स ये मेरी प्लान वैल्यू है वीक 1 की। वीक 2 के अंदर मैं जाता हूँ, तो वीक 2 की सिर्फ प्लान वैल्यू, यहाँ पे अलोन लिखा हुआ है, कम्युलेटिव वैल्यू नहीं है। वीक 2 की जो वैल्यू है वो 14,500 है, और वीक 3 का जो बजट अप्रूव हुआ है या प्लान वैल्यू है, ये जो काम किया वो 17,500 है, और वीक 3 का मेरे पास 15,500 है, और सॉरी वीक 4 का। अब आपको ये बताया जा रहा है कि आपने सीपीआई एसवी कॉस्ट वेरिएंस ये पता करना है एज ऑन स्टेटस डेट। स्टेटस डेट जो है वो मेरे पास क्या है, वो आप पे अभी ये टॉप पे आ गया। तो इस जगह पे आके ना आपने अपनी स्क्रीन को पॉज करना है और पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि आज तीसरा वीक खत्म हो चुका है, और तीसरा वीक खत्म होने के बाद उस वक्त तक प्रोग्रेस ये है कि साइड 1 100%, साइड 2 100% और साइड 3 80% आपने कंप्लीट की है। और इसको सामने रखते हुए आपसे वो जो 4 चीजें पूछी गई हैं आपने वो करना है, जबकि आपके पास जो एक्चुअल अभी तक पैसा खर्च कर चुके हैं, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट आपकी आ चुकी है वो 42,200 है। तो ये इस बेस पे आपने स्केड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, एसपीआई, सीपीआई, ये चारों चीजें फाइंड करनी है। अच्छा, अब एक और है, इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट 8 मंथ का है और हर मंथ बराबर बराबर पैसा 10,000 मंथ पर मंथ, सॉरी $10,000 पर मंथ आप यहाँ पे आपकी प्लान वैल्यू है।
अगर आपको कहते हो कि अभी तक 4 महीने हुए हैं तो टोटल प्लान वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 10,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000, दैट मींस 40,000 आपकी प्लान वैल्यू होगी। और काम एक्चुअली कितना हुआ है? 60%। तो अब ये 60% आप किसका लेंगे? 60% लेंगे 40,000 का। चौथे महीने तक जो आपका प्लान है वो 40,000 है, और इसका 60% अभी आपने कंप्लीट किया। ये आपने याद रखना है, पूरे बजट का नहीं कर लेना। और इसका जो 60% होगा वो कितना बनता है? एनी आइडिया? 25 कितना? 24,000। ठीक है, 24,000 बिल्कुल सही है। तो आपकी अर्नड वैल्यू 24,000 है। बस इसमें भी आपने वही चीजें करनी है। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन यहाँ पे भी सॉल्व हो गया। बस ये एक दफा लाजिम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इस अर्नड वैल्यू का जो फॉर्मूला है और उसकी इंटरप्रिटेशन है, जैसे मैंने आपको कहा, ये आपको लाजिम पता होनी चाहिए कि नेगेटिव हो तो उसका क्या मतलब है, पॉजिटिव हो तो उसका क्या मतलब है। सीपीआई के केस में 1 से कम हो तो क्या मतलब है, और 1 से ज्यादा हो तो क्या मतलब है, बराबर हो 1 के तो क्या मतलब है। और दूसरी बात, वो जो एफिशिएंसी वाली बात है कि कितने डॉलर लगा के कितने का काम, कितने सेंट का काम हम कर रहे हैं या कितने डॉलर्स का कर रहे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब है आखिरी चीज, वो है एस्टिमेट एट कंप्लीशन। अभी तक मैंने इसका जो जिक्र नहीं किया, अब हम आते हैं एस्टिमेट एट कंप्लीशन के बारे में। अच्छा, इसके लिए मैं फिर ब्लैंक स्लाइड पे जा रहा हूँ, और ब्लैंक स्लाइड पे जाने के बाद बाकी चीजें आपने खुद करनी है। अब आज हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, प्लीज डोंट माइंड, शायद 10 मिनट ऊपर चले गए। 9:36 हुए ना? हाँ, मेरे ख्याल में अभी हम 5-10 मिनट ऊपर जाएंगे, बट लेट्स सी। अच्छा, अब मैंने एक प्लान बनाया, और उस प्लान में आपने देखा कि पहले मंथ के एंड तक प्लान वैल्यू 1, प्लान वैल्यू 2, और ये 2 का मतलब ये है कि पहले मंथ की प्लस दूसरे मंथ की दोनों ऐड करके इतनी है, प्लान वैल्यू 3 और प्लान वैल्यू 4। अब ये जो कॉस्ट बेसलाइन है, जिसको एस कर्व भी कहा जाता है, अगेन इसको भी एस कर्व कहा जाता है, एक और चीज को भी एस कर्व कहा जाता है। भारत, ये जो प्लान वैल्यू है एस शेप बनाती है जनरली, इसलिए इसको एस कर्व कहा जाता है। ये जो मैंने प्लान वैल्यू की, और आखिरी वाली प्लान वैल्यू को मैंने कहा कि ये मेरे बजट एट कंप्लीशन के बराबर है। अब 2 महीने प्रोजेक्ट को हो चुके हैं, लेट्स से ये यहाँ तक मेरा प्रोजेक्ट 2 महीने हो चुके हैं इसको, और मैंने प्लान किया हुआ था कि यहाँ तक ये 40,000 का काम होना चाहिए या 50,000 का काम होना चाहिए, ये मेरी प्लान वैल्यू थी। लेकिन मेरा अभी तक काम लेट्स से 50,000 का हो गया, लेकिन इस पे जो एक्चुअल कॉस्ट है ना, वो 55,000 आ गई है। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि भाई ये ऊपर चला गया है तो मेरा ऊपर जाने की वजह से, या ये नीचे चला गया है तो नीचे जाने की वजह से, लेट्स से मेरी एक्चुअल कॉस्ट कम भी तो हो सकती है। 50,000 का काम किया 40,000 में कर दिया तो क्या होगा, 50,000 का काम किया 60,000 में कर दिया तो क्या होगा। दोनों सूरतों में मैं ये देखना चाहूंगा कि यार अब मेरा बजट जो कंप्लीशन पे होगा वो कितना होगा। वो जो हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, नया एस्टिमेट लगाते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड कंसीडरिंग फ्यू फैक्टर्स अबाउट फ्यूचर, पास्ट परफॉर्मेंस को देख के और फ्यूचर के कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करके, अब जो मैं अपना एस्टिमेट लगाऊंगा कि मैं कंप्लीशन के वक्त, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन के वक्त क्या एस्टिमेट होगा, उसको हम कहते हैं एस्टिमेट एट कंप्लीशन। सो ये मेरा एक एस्टिमेट है अगेन, और ये एस्टिमेट है मेरा बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस एज ऑफ टुडे, अभी तक की क्या परफॉर्मेंस है, और कुछ फैक्टर्स मैं आगे का सोच के वो कहता हूँ। अच्छा, अब इसको जरा हम यहाँ पे लिखते हैं कि यार मेरा EAC किसके बराबर होगा, एस्टिमेट एट कंप्लीशन मैथमेटिकली किसके बराबर होगा, और इधर हम प्लॉट भी कर लेते हैं किसके बराबर होगा। जैसे मैंने कहा कि जी इस तरह की कोई मेरा एक एस कर्व था, और अभी तक मेरा बजट लेट्स से, अब मैं थोड़ी सी वैल्यूज ना छोटी रखता हूँ और राउंड रखता हूँ ताकि अंदाजा हो, मैंने 10,000 का यहाँ पे प्लान किया हुआ है, और टोटल मेरे पास बजट जो है ना वो 50,000 है। BAC मेरा 50,000 है। अब 10,000 अभी तक का प्लान था, लेकिन मैंने इस पे एक्सपेंस कर दिया, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15,000 का, और प्लान था मेरा 10,000 का। अच्छा, अब ये मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट आ गई, और लेट्स से मैंने 10,000 का ही काम किया है, काम भी पूरा किया है, लेकिन स्केड्यूल के लिहाज से मैं ठीक ठीक जा रहा हूँ। जितनी प्लान वैल्यू है उतनी ही अर्नड वैल्यू है।
काम मैंने 10,000 का किया बट एक्चुअल खर्चा 15,000 हो गया। अब आपके ख्याल में मेरा टोटल बजट किधर जाएगा? अब बढ़ मेरा जाएगा सर वो। ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकली यस। अगर मैं कहूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई अभी तक का जो खर्चा हो गया है वो तो है ही है, उसको तो मैं वापस नहीं ला सकता ना, ये 15,000 तो मैं स्पेंड कर दिया, ऐसे ही है। एक्चुअल कॉस्ट जो अभी यस तक सर। की है वो प्लस ये जो बाकी काम रहता है, इसको कंप्लीट करने का क्या एस्टीमेट है? ये जो बाकी काम रहता है ना, इसको कंप्लीट करने का क्या एस्टीमेट है? इसको हम कहते हैं एस्टीमेट टू कंप्लीट। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? एस्टीमेट एट कंप्लीशन को कैलकुलेट अगर मुझे करना है तो मैं ये कहूंगा कि भाई अभी तक कितना खर्चा हुआ है वो एक्चुअल कॉस्ट लिख लो, प्लस ये जो बाकी काम रहता है उस काम को कंप्लीट करने का क्या एस्टीमेट आप लगा रहे हो। ये अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि मैं बीएससी के ऊपर जा रहा हूँ, बीएससी से नीचे जा रहा हूँ, और जो भी है उस वैल्यू को मैं कह रहा हूँ वो मेरा एस्टीमेट एट कंप्लीशन होगा। अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो मेरा एक्चुअल कॉस्ट को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ये तो हो गई, लेकिन एस्टीमेट टू कंप्लीट ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं आपको दो तीन सिनेरियो बताता हूँ। एक तो ये हो सकता है कि भाई मुझे ये पता चल गया, मैंने रूट कॉज एनालिसिस किया और मुझे पता चल गया कि ये 5,000 की वेरिएंस क्यों आई थी। लेट से मुझे ये पता चलता है कि यार एक्चुअल में ना वो जो कस्टम का हमने एक एस्टिमेट लगाया था, हम बाहर से एक शिपमेंट आई है, उस शिपमेंट पे 5% एक्स्ट्रा लग गया और वो हमें पता ही नहीं था, या हमारा ये जो इंक्रीज इन टैक्स हुआ है या इस वजह से, या एक फाइन लग गया मुझे नहीं पता था और उसकी वजह से हो गया। तो अभी तो ये जो 5,000 ऊपर चला गया ये सिर्फ इस वजह से है, बाकी जो काम है वो पूरे का पूरा प्लान के मुताबिक चलेगा। एक ये सिनेरियो हो सकता है कि अभी तक मेरी जिंदगी जो गुजरी हमारे जो सर शोएब थे वो कहते थे कि अभी तक की जो जिंदगी मैंने गुनाहों में गुजार ली वो तो गुजार ली, लेकिन बाकी अब मैं सिराते मुस्तकीम पे चलूंगा। तो मैंने वो रीजन पता कर ली या उस रीजन को एड्रेस कर लिया जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा था, और अब मैं कहता हूँ बाकी पूरी की पूरी प्लान के मुताबिक चलेगा। अब आप मुझे बताएं अगर ये सिनेरियो हो कि बाकी पूरे की पूरी प्लान के मुताबिक चलेगा, जो मैंने बजट बनाया हुआ था उसी रेट पे बाकी काम होगा, तो फिर मेरा इस गिवन सिनेरियो जो 15,000 है, 10,000 है, 50,000 है, एस्टिमेट टू कंप्लीट कितना होना चाहिए? 5,000 का बढ़ जाएगा सर ओवरऑल में, क्योंकि यहाँ तो ओवरऑल हाँ, 15,000 है। नहीं, वो तो आप मुझे बता रहे हैं, मैं तो एस्टिमेट टू कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। ये तो 15 है, एक्चुअल तो मुझे पता है 15 है। एस्टिमेट टू कंप्लीट तो वही रहेगा ना, वो जो 10 जितना उस बकाया रहता है, यानी बकाया कि काम यानी कि 40,000। हाँ 40,000, यानी कि जो मैंने टोटल काम करना था वो 50,000 का है, और ये 50,000 मेरा बजट एट कंप्लीशन था, ऐसे ही है। जो मेरा टोटल 50,000 का काम था उसमें से मैंने 10,000 का काम कर लिया, ठीक है, एक्चुअल तो मैंने 15 लगा दिया, लेकिन 10,000 का काम कर लिया। तो बजट एट कंप्लीशन में से अगर मैं अर्नड वैल्यू माइनस कर दूं, टोटल काम कितना कंप्लीट करना था उसमें से ये माइनस कर दूं कि बाकी जो मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो ये मुझे बाकी वैल्यू मिल जाएगी 40,000 की, करेक्ट? दानिश यस है, सर, यस सर। दानिश ठीक है ना? अच्छा, सो मेरे पास एक सिनेरियो है और उस सिनेरियो के मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो वो प्रॉब्लम एड्रेस हो जाए और मैं ये कहूँ कि अभी तक का जो खर्चा हो गया सो हो गया, बाकी काम मेरा प्लान के मुताबिक चलेगा, तो मैं ईटीसी को इस तरह फाइंड करूंगा, बीएसी माइनस माइनस अर्नड वैल्यू, जो टोटल काम प्लान किया हुआ था उसमें से अर्न कितना हो गया, कर कितना लिया, वो अगर माइनस कर दूं तो रिमेनिंग जो काम रहता है वो मुझे पता चल जाएगा। 50 में से 10 का कर लिया तो 40 बाकी रहता है। तो मेरे पास यहाँ पे इस सिनेरियो में एस्टिमेट टू कंप्लीट ही है। लेकिन अगर मैं ये पता करने में नाकाम हो जाऊं कि यार वो रीजन क्या है, या पता चल गया लेकिन कंट्रोल नहीं हो सकती, तो उस केस में अब क्या सीन होगा? अब मुझे देखना है कि यार ये जो अभी तक की मेरी परफॉर्मेंस है यही परफॉर्मेंस आगे चलनी है। मुझे नजर आ रहा है जो हालात अभी तक चल रहे हैं ना,
बाकी भी उसी तरह चलेंगे। इस सूरत हाल में फॉर्मूला क्या होगा? मैं कहूंगा कि EAC इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट प्लस, अब बाकी काम फिर किस रेट पे होगा? बाकी काम उसी रेट पे होगा जो अभी तक की मेरी परफॉर्मेंस है, और अभी तक की परफॉर्मेंस किससे इंडिकेट होती है? कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स से, करेक्ट? तो अब मैं कहता हूँ यार यस ये सर। जो बाकी जो काम है उसको मैं किस रेट पे करूंगा, तो मैं बाकी काम तो मेरा वही है BAC माइनस एंड वैल्यू। बाकी काम तो हमने निकाल दिया ना, BAC माइनस अर्नड वैल्यू, ये तो हमें पता है। लेकिन इस दफा ये उस जगह उतने का नहीं हो रहा, बल्कि उसी रेट पे हो रहा है जो अभी तक की मेरी कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो मैं इसको यूं डिवाइड कर दूंगा। सो मेरा एक्चुअल फॉर्मूला या बेसिक फॉर्मूला वही रहता है, एस्टिमेट एट कंप्लीशन इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेट टू कंप्लीट। पहला मेरी अजम्पशन ये है कि मैंने वो मसला हल कर लिया है, और अब मेरा जो बाकी काम है, बाकी काम मींस एस्टिमेट टू कंप्लीट, बाकी काम कितने में होगा वो एस्टिमेट उसी के बराबर होगा जो मेरा प्लान है। और प्लान निकालने के लिए मैं क्या कहता हूँ, टोटल वर्क BAC में से जितना कंप्लीट हो गया है वो माइनस कर दूं तो मेरे पास ETC निकल आएगा। दूसरी मेरे पास असम्पशन ये है कि यार ऐसा नहीं है, जो परफॉर्मेंस मेरी अभी तक कॉस्ट की है वो बाकी हिस्से पे भी वही चलेगी। तो मैं कहता हूँ ओके, बाकी हिस्सा तो मेरे पास वही BAC माइनस अर्नड वैल्यू है डिवाइडेड बाय CPI कर देता हूँ। इसको मैं अगर मैथमेटिकली, मैं ना एक्चुअल में एक और फॉर्मूला भी इसका है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, लेकिन इसको मैं अगर मैथमेटिकल करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का मैं लेट्स से CPI LCM ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं जल्दी से आपको एक चीज बता दूं, उसकी डेरिवेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय CPI हो जाएगी, और प्लस यहाँ पे CPI वन जा CPI, और ये पूरे का पूरा आ जाएगा BAC माइनस एड वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो यहाँ पे मैं CPI किसके बराबर है? CPI का फॉर्मूला क्या है? ईवी ईवी माइनस ईवी डिवाइडेड बाय एसी। EV डिवाइडेड बाय AC कर दिया मैंने। तो जैसे मैंने EV डिवाइडेड बाय AC किया, यहाँ पे AC से कट गया, बाकी क्या रह गया? अर्नड वैल्यू। अर्नड वैल्यू प्लस बजट एट कंप्लीशन माइनस अर्नड वैल्यू। तो अर्नड वैल्यू से कट गई, तो बाकी क्या रह गया मेरे पास? मेरे पास बाकी रह गया बजट एट कंप्लीशन डिवाइडेड बाय CPI। डिवाइडेड बाय तो सीपीआई। CPI, तो इस फॉर्मूला को मैं शॉर्ट टर्म में अगर लिखूं तो वो ये बनता है BAC डिवाइडेड बाय CPI। ये है मैथमेटिकली। लॉजिकली क्या है? लॉजिकली ये है कि भाई जो पूरा मेरा बजट है, चाहे जो अभी तक हो गया है या उससे बाहर है, सारे का सारा बजट इसी कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स पे चल रहा है। चाहे अभी तक की परफॉर्मेंस भी CPI है, बाद की भी परफॉर्मेंस की CPI है। इसका ये मतलब है, ये जो BAC डिवाइडेड बाय CPI लिखा हुआ है, इसको मैं अगर इंटरप्रेट करूं तो वो इसका ये मतलब बनता है। अच्छा, अब दूसरा है, तीसरा कंडीशन ये है कि भाई समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट 2 महीने लेट जाता है तो बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मुझे बियर करने पड़ते हैं, और उस वजह से मैं ये कहता हूं कि भाई मेरी जो बाकी ETC है, जो बाकी एस्टिमेट है, वो ना सिर्फ CPI पे डिपेंड कर रहा है बल्कि SPI पे भी डिपेंड कर रहा है। तो उस केस में मैं कहता हूं कि यार EAC इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट वही की वही है, जो चेंज आती है वो बाकी वाले पे आ रही है। जो अभी तक 15 लग चुका है वो लग चुका है, वो तीनों फॉर्मूला में आप देखें वही का वही है। जो बाकी काम रहता है उसका जो एस्टिमेट है, जिसको हम ETC कहते हैं, वो अजम्पशन है मेरी। अगर तो मसला हल हो गया तो बाकी काम का ये वाला फॉर्मूला है, अगर उसी कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स पे चल रहा है तो बाकी का ये वाला फॉर्मूला है, और अगर इस पे SPI भी इफेक्ट कर रही है तो मैं कहूंगा यार BAC माइनस अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय CPI और मल्टीप्लाइड बाय SPI भी मैं कर दूंगा कि यार SPI भी हो रही है। लेकिन होता ही है कि जाहिर है जो कॉस्ट की वेरिएंस है उसका ज्यादा इफेक्ट होगा, स्केड्यूल की वेरिएंस जनरली कम इफेक्ट होती है, वो डिपेंड करता है। तो इसी की एक और वेरिएशन भी है, और वो हम ये लिख देते हैं वहां पे कि CPI के साथ लेट से 80% वेटेज CPI की है, तो 0.8 CPI प्लस 0.2 SPI। अब यहाँ पे ये प्लस है, ये याद रखिएगा।
तो ये 0.8 यानी कि 80% एंड 20% दोनों मिला के 100% बनता है कि 80% परफॉर्मेंस कॉस्ट परफॉर्मेंस की वजह से है और 20% जो मेरा बाकी एस्टिमेट है वो इफेक्ट हो रहा है कॉस्ट स्केड्यूल परफॉर्मेंस की वजह से। तो मैं एक वेरिएशन इसकी ये भी है, तो ये दो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, एक ये वाला और दूसरे के नीचे हम कोई भी परसेंटेज लगा देते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें क्या बताई गई है। ये वाला फॉर्मूला कम यूज होता है, बट ये तीन फॉर्मूला आपके माइंड में होने चाहिए। एक और भी है चौथा सिनेरियो। वो चौथा सिनेरियो क्या है? वो चौथा सिनेरियो ये है कि हम कहते हैं कि भाई अभी तक की जो कॉस्ट आ गई वो आ गई, प्लस बाकी का दोबारा री एस्टिमेट कर लो, बॉटम अप एस्टिमेट दोबारा से कर लो। मुझे नहीं पता पहले ये बाकी इस तरह होगा, इस तरह होगा या इस तरह होगा, मुझे नहीं पता। सारे को बॉटम अप एस्टिमेट दोबारा कर लो। री एस्टिमेट करने का भी एक फॉर्मूला। तो एस्टिमेट एट कंप्लीशन अगर पता करना हो, पहली बात यह कि एस्टिमेट एट कंप्लीशन क्या है। एस्टिमेट एट कंप्लीशन का ये मतलब है कि यार अभी तक की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए एंड कुछ कंसीडरेशन फ्यूचर के बारे में भी रख के जो टोटल मेरा अब नया एस्टिमेट होगा, जो बजटेड कंप्लीशन होगा, वो क्या है, उसको हम कहते हैं ये मेरा एस्टिमेटेड कंप्लीशन है। अच्छा, अब जो फ्यूचर की, इसका मतलब यह है कि इसका एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो वो ये है कि अभी तक की जो कॉस्ट इंकर हो गई वो तो हो गई, प्लस जो बाकी काम रहता है उसका एस्टिमेट क्या है, उसको हम कहते हैं ईटीसी। अब इसकी आगे तीन अजम्पशन है और तीनों अजम्पशन की बेस पे एक डिफरेंट फॉर्मूला सामने आता है। पहली अजम्पशन ये है कि भाई अगर आपका बाकी काम ईटीसी उसी प्लान बजट पे हो या बजटेड रेट पे ही हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर, और इसकी लॉजिक आपको सारी मैं बता चुका हूँ, और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं यार अभी तक की जो सीपीआई है वही चलेगी, तो ईटीसी की जगह मैं ये लगा देता हूँ, या फिर इन दोनों का वो जो मैंने एलसीएम लेके और सारा सॉल्व किया उसका आसान फॉर्मूला ये भी है, ई ए सी इज इक्वल टू बी ए सी डिवाइडेड सीपीआई। और तीसरा ये है कि मेरे पास जब स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी आती है तो मैं ये भी कर लेता हूँ। और इसकी एक वेरिएंस और भी है, एक वेरिएशन और भी है जो मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं 0.8 सीपीआई कर दूं या 0.7 सीपीआई कर दूं तो ये 0.3 एसपीआई हो जाएगी, 0.8 करूंगा तो ये 0.2 हो जाएगी, लेकिन उस केस में यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा। सो ये मेरे पास तीन चार फॉर्मूला है, तीन चार कंडीशंस हैं जिसकी बेस पे हम ईएसी कैलकुलेट करते हैं, और ये सारे आपके सामने लिखी हुई। और चौथा मैंने कहा कि एसी प्लस बॉटम अप, कि अभी तक की जो कॉस्ट आ गई और फ्यूचर की जितनी है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। अच्छा, अब ये तो हो गया मेरे पास, एक हो गई फोरकास्टिंग। इसके अलावा फोरकास्टिंग के बारे में कुछ और भी बातें हैं। वो क्या बातें हैं? मैंने ये तो एस्टिमेट या फोरकास्ट कर लिया ना कि अब मेरा नया बजट क्या होगा फ्यूचर का, बट अब मैं ये भी देखना चाहूंगा एंड पे कि मेरी टोटल वेरिएंस कितनी आई है। तो मैं ये कहूंगा कि यार मैंने बजट एट कंप्लीशन जो था इसकी, इसको मैं डिफरेंस लूं विद एस्टिमेट एट कंप्लीशन से। लेट्स से मेरा बजट एट कंप्लीशन था 50,000 और अब मेरे पास जो एस्टिमेट एट कंप्लीशन आया, नया एस्टिमेट आया, उसके मुताबिक मैं कहता हूँ 60,000 है। तो मेरे पास जो वेरिएंस आ रही है वो नेगेटिव 10,000 की आ रही है। तो अगेन नेगेटिव वेरिएंस का एक ही मतलब है और वो है बैड थिंग। मैं अपने बजट एट कंप्लीशन से, ये विच इज माय प्लान वैल्यू एक्चुअली, उससे मैं 10,000 ऊपर चला जाऊंगा। तो वेरिएंस एट कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो उस वक्त मेरा बजट एट कंप्लीशन एट जो अभी मैंने नया एस्टिमेट एट कंप्लीशन बनाया है बेस्ड ऑन द 3 और 4 फार्मूला जो अभी हमने पढ़े थे, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम वेरिएंस एट कंप्लीशन कहते हैं। तो एक तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, सॉरी ये वाला वेरिएंस एट कंप्लीशन आखिरी पे बिल्कुल नीचे जो लिखा हुआ है। दूसरा है टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जरा समझने वाली बात है और इसको मैं आपको पहले स्क्रीन पर समझाता हूँ और फिर हम इसको जरा उस टेबल पे भी देखते हैं कि वो क्या मतलब है। अच्छा, वो ये है कि यार लेट्स से अभी हमने कहा कि भाई 50,000 का काम मुझे करना, मतलब बजट एट कंप्लीशन जो था मेरा वो 50,000 था कि मैंने 50,000 में अपना काम करना है। लेकिन अभी मेरा एस्टिमेट आया कि आपने ये 60,000 में काम करेंगे। अब आप एस्टिमेटेड कंप्लीशन मेरे पास आया
कि लगेगा मेरा, होपफुली एस्टिमेट ये है कि 60,000 है। अब मैं जब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये फोरकास्टिंग करके जाऊंगा, मैं आपको पता है जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं कंट्रोल कॉस्ट के अंदर क्या करता हूँ, मैं पहले अपनी वेरिएंसेस देखता हूँ। तो मैंने कॉस्ट वेरिएंस, कैजुअल वेरिएंस देखी, फिर मैंने अपनी सीपीआई और एसपीआई निकाली, ठीक है, और इन दोनों बेसिस पे मैंने अपनी परफॉर्मेंस एज ऑफ टुडे चेक कर ली। अब इस परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए मैं कुछ फोरकास्टिंग करूंगा, और मैंने फोरकास्ट ये की कि यार अगर ये सिनेरियो है तो मेरा पॉसिबल एस्टिमेट एट कंप्लीशन क्या होगा। लेट्स से वो 60,000 आ गया, दैट मीन्स कि मुझे अभी एक क्लियर कट इंडिकेशन आ गया मेरे पास एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि मैं गिवन बजट एट कंप्लीशन में रह के काम नहीं कर सकता। मेरा प्रोजेक्ट गिवन बजट एट कंप्लीशन में कंप्लीट नहीं होगा, और मुझे 60,000 चाहिए होगा टोटल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं मैनेजमेंट के पास जाऊंगा और मैनेजमेंट को ये बताऊंगा कि सर, लेट्स से वो जो अभी हमने एग्जांपल की, लेट्स से अभी तक की मेरी वैल्यू है, अर्नड वैल्यू है 10,000 का मैंने काम किया है, ठीक है जी, और मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट इस पे आई है वो 20,000 आई है। मैं 10,000 ऊपर चला गया हूँ, ठीक है, और इस वजह से ही ये 10,000 आगे चल रहा है और वो आखिर तक जा रहा है। लेट्स से वो पहले वाली एग्जाम्पशन थी। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि सर, अब मेरे पास जो बाकी फंड है वो कितने पड़े हुए हैं, व्हाट डू यू थिंक? 50,000 में से 10,000 का मैंने काम करते हुए 20,000 लगा दिए, तो बाकी फंड मेरे पास कितने पड़े हुए हैं? 30,000। ऐसे ही है ना? 50,000 मेरा बजट एट कंप्लीशन अप्रूव था, उसमें से 20,000 मैंने एक्चुअल कॉस्ट लगा दी, तो मेरे पास जो रिमेनिंग फंड्स पड़े हुए हैं वो 20,000 के। लेकिन मेरे पास काम कितना पड़ा हुआ है? काम तो अभी तक मैंने 10,000 का किया है, और करना मुझे 50,000 का था। काम मेरे पास 40,000 का पड़ा हुआ। तो 40,000 का काम मैं 30,000 में कैसे करूंगा? ये बात समझ आई? मैं मैनेजमेंट के पास अपनी परफॉर्मेंस लेके जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि अभी तक की मेरी सीपीआई ये है, और कितनी बनती है सीपीआई? कैन यू कैलकुलेट इट? 10 डिवाइडेड बाय 20.5, यस सर। 50%, ठीक है ना? तो मैंने कहा कि जी अभी तक की मेरी परफॉर्मेंस है 50%, लेकिन अगर आप मुझे ये कहते हैं कि मैं बजट एट कंप्लीशन के अंदर रह के ही काम करूं, तो उसके लिए मुझे क्या परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी? ये है मेरी अभी तक की परफॉर्मेंस इंडेक्स। लेकिन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, या टू कंप्लीट माय प्रोजेक्ट while remaining within budget at completion, मुझे क्या परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी? तो उसके लिए मैं कहता हूं कि भाई, मेरा काम कितना बाकी है, मेरे पास फंड्स कितने बाकी है। तो आप 40 डिवाइडेड बाय 30 करें। मेरे पास इस वक्त इस सिचुएशन को सामने रखते हुए 40,000 का काम बाकी है, और 30,000 में मुझे करना है। पैसे मेरे पास बाकी 30,000 है, 20,000 में लगा चुका हूँ इस 50,000 में से। तो ये कितना बनता है? 1.3 समथिंग। ओके, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1.33 ही बनता है। तो दैट मीन्स मैं मैनेजमेंट को ये बताऊंगा कि सर, अभी तक की मेरी परफॉर्मेंस ये है कि मैं 100 रुपया लगा के, 100 रुपया लगा के सिर्फ 50 रुपए का काम कर रहा हूँ, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इसी बजट एट कंप्लीशन के अंदर रह के काम करूं, तो अब मुझे 100 रुपए का लगा के 133 का काम करना पड़ेगा। तो आपके ख्याल में इज इट पॉसिबल? अभी तक जो मैं परफॉर्मेंस सामने देखता हूँ तो ये तो मुझे मुमकिन नहीं लगता। मैं कोई इतना बड़ा साइंसदान नहीं हूँ, या मेरी टीम अगर इतनी एफिशिएंट होती तो ये वाली हरकत क्यों होती? तो मुझे ये लगता है कि आपको ये बजट 50,000 से बढ़ा के 60,000 पे करना पड़ेगा, और वो मेरा एस्टिमेट कंप्लीशन एट कंप्लीशन है। और अगर ये हो जाता है तो फिर मुझे
बाकी काम मेरा 40,000 का है और एक्चुअली मेरे पास फंड्स भी 40,000 के अवेलेबल हो जाएंगे। 20 लग चुके हैं और आप 60 अप्रूव कर देते हैं, 60 अप्रूव कर देते हैं, तो बाकी फंड भी मेरे पास 40 रह जाएंगे। तो 40 और 40 मैं 1 की परफॉर्मेंस दे दूंगा। चले मैं इतनी कोशिश जरूर कर लेता हूं कि प्लान के मुताबिक चल सकूं। ठीक है। सो ये मेरे पास एक कॉन्सेप्ट यहां से आता है कि मुझे अपना काम कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट माय वर्क, मेरी परफॉर्मेंस का इंडेक्स क्या होगा। ये भी सीपीआई ही, लेकिन ये टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स है। और जो मेरी सीपीआई थी ओरिजिनल, वो थी जो अभी तक काम किया उसकी मेरी परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है। और ये वो है कि काम कंप्लीट करने का जो बाकी रहता है उसके लिए मुझे क्या परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अब इसके अंदर हमने दो सिनेरियोस पढ़े हैं। एक सिनेरियो या जिक्र किया, अभी एक सिनेरियो ये किया कि भाई अगर आपका बजट वही रखा जाता है, बजट एट कंप्लीशन भी आप रहते हो, तो फिर क्या परफॉर्मेंस इंडेक्स देनी पड़ेगी। और अगर आपको मैं कहता हूँ यार ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा बजट भी कुछ दे देता हूँ, तो उस केस में आपको एस्टिमेट एट कंप्लीशन कितना करना है। ठीक है, अगर आपका एस्टिमेट एट कंप्लीशन अप्रूव हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है। सो बजट एट कंप्लीशन और एस्टिमेट एट कंप्लीशन, दोनों सूरतों में आई वुड लाइक टू नो कि मेरी परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होगी या होनी चाहिए टू कंप्लीट दिस थिंग विद इन बजटेड कंप्लीशन और विद इन एस्टिमेटेड कंप्लीशन। दोनों सूरतों में फॉर्मूला एक ही है। फॉर्मूला में ये कहता हूं कि मेरा रिमेनिंग काम कितना है, वर्क रिमेनिंग डिवाइडेड बाय अमाउंट रिमेनिंग या फंड्स रिमेनिंग। फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, कितना काम बाकी रहता है, उसके बाद कितने फंड बाकी रहते हैं, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास टीसीपीआई आ जाएगा। अब अगर तो जैसे हमने एग्जांपल देखी, अगर तो मेरे पास 50,000 का काम, सॉरी 50,000 मेरा फंड्स है और बजटेड कंप्लीशन था, और मैंने कहा कि यार अभी तक मैंने 10,000 का सिर्फ काम किया है, तो इस केस में, और मैंने एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 20,000 लगा दी है, तो इस केस में मेरे पास ये जो अर्नड वैल्यू है वो 10,000 है, टोटल काम मैंने 50,000 करना था, तो बाकी जो मेरे पास काम बचा है वो दैट इज एक्चुअली बीएसी माइनस अर्नड वैल्यू। ये मेरा बाकी काम है। सो 50 में से 10,000 का काम कर लिया तो ये मेरे पास वर्क रिमेनिंग बचता है। अब आता है फंड्स रिमेनिंग। तो भाई 50,000 मुझे एक्चुअल मिला था, उसमें से मेरी 20,000 लग चुका है। तो अब मैं अगर ये कहता हूँ कि बीएसी माइनस एक्चुअल कॉस्ट हो जाए, तो ये मेरे पास वो फंड्स रिमेनिंग आ जाते हैं। तो 50,000 माइनस अर्नड वैल्यू ये मुझे देगा वर्क कितना बाकी बचा है, और 50,000 माइनस ये जो 20,000 है ये मुझे देगा मेरे पास फंड्स कितने रहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ये जो मैंने बोला। यस सर। ओके। अब जी सर। इस केस में मेरी वैल्यू जो टीसीपीआई है वो मेरी ज्यादा हो रही है। ठीक है, वो ज्यादा 1 से ऊपर जा रही है। 1 से ऊपर से क्या मुराद है, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि मेरे पास काम है 40 का और पैसे है 30, तो ये बन रहा है 1.33। लेट से सीपीआई अगर 1 से ऊपर जाए सीपीआई, तो हम कहते हैं अच्छी बात है कि हमारी अभी तक की परफॉर्मेंस 1 से ऊपर है। यहाँ पे टीसीपीआई अगर 1 से ऊपर चली जाए तो ये बुरी बात है। व्हाई? बिकॉज हमें काम कंप्लीट करने के लिए ज्यादा परफॉर्मेंस देनी पड़ी है, अपने प्लान से भी ऊपर जाके, 1 से भी ऊपर जाके देनी पड़ी है, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। अच्छा, अब इस केस में हम ये कहते हैं कि सर और मैम, हमने अभी जो ईएसी कैलकुलेट किया है वो 60,000 का है। तो आप 60,000 के हिसाब से चेक करें, तो अगर आप 60,000 अप्रूव कर देते हैं, तो अगर कर देते हैं तो फिर मैं देखता हूं, और उसमें ये होगा कि मेरा ईएसी माइनस अर्नड वैल्यू, ये मेरे पास है फंड्स वर्क रिमेनिंग। ठीक है, कि 60,000 का काम फिर हो जाएगा, जो अभी 50,000 है उसको मैं कहूँगा 60,000 का काम हो जाएगा, उसमें से 10 मैंने कर लिया होगा, तो 60 माइनस 10 मैं कहूँगा ये मेरे पास 60 हो गया। सॉरी, ओके जी,
लेट्स कॉल इट अ डे। एक्चुअली मैं भी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और इस फॉर्मूले से हम आगे चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये क्या फ्लॉ हो गया, वो फॉर्मूला उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। सो एनीवेज वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, उल्टा कर दिया, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टुमारो इंशाल्लाह, और कल हम इंशाल्लाह कॉस्ट का खत्म करके और आगे हम अगला नॉलेज एरिया भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।